हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोग 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनालिसिस का जो बैच था हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले थे और उस बैच का पहला वीडियो मैं डाल रहा हूँ स्टूडेंट्स की डिमांड पर कि सर वीडियो इस तरीके का बनाइएगा कि कम से कम एमबी खर्च हो, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो एक नहीं या दो या तीन बैचेस में भी इनरोल्ड हैं, हर बैच का लाभ उठा रहे हैं। तो उसमें क्या है कि अगर वीडियोस मैं सारे वीडियोस अगर स्क्रीन पर जो स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनके साथ एमबी उनका कई स्टूडेंट 1 GB डेली का या 1.5 GB डेली का रिचार्ज कराते हैं। तो हम यहाँ पर ये कोशिश के साथ भी हैं कि आपकी पढ़ाई मैं सस्ती से सस्ती भी बनाऊं, क्योंकि मैं अगर किसी भी वीडियो को सारी वीडियो अगर बिग स्क्रीन पे रिकॉर्ड करी जाएंगी तो आपकी एमबी ज़्यादा खर्च होंगी। यहाँ पर इस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करने का फ़ायदा ये है कि यहाँ विजुअलाइजेशन भी बेटर है, मेन फैक्ट जो आप लोगों को बताना है वो भी मैं बता सकूँगा और आप कम से कम एमबी में और कम से कम खर्च में अपना वीडियो देख पाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये सारे प्रश्न बहुत ही अच्छी नामित जगहों से उठाए गए हैं। यहाँ पर उद्देश्य ये है कि क्वेश्चंस तो आपको हर जगह मिल जाते हैं, सही आंसर्स आप आंख बंद करके हाथ से ढक के उसको रट लेते हैं, बट यहाँ पर हम लोग बिना कारण के पढ़ाई नहीं करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर कारण के तरह आगे बढ़ेंगे और कारण ही किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जानने के पश्चात ही हम लोग उस क्वेश्चन को कंप्लीट मानेंगे। विदाउट रीज़न पढ़ाई करने का मतलब क्या होता है, यू आर रीजन स्टडिंग फॉर नथिंग। लास्ट में आपको कुछ नहीं मिलेगा और लास्ट में आप कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर भी आपको याद नहीं आएंगे, और याद भी अगर आ गए तो कुछ हद तक ही आएंगे और उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी लाइफ में एक एम होना चाहिए, चीज़ों को आपको पता भी होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। प्लाउ शेयर इज़ मेड ऑफ। जो प्लाउ का शेयर होता है, शेयर का मतलब प्लाउ का वो पार्ट जो भूमि की सतह पर या लैंड सरफेस पर एंट्री करता है, वो प्लाउ का शेयर कहलाता है। ठीक है, भूमि की सतह का वो पार्ट जो भूमि की सतह को फाड़ने का काम करता है वो शेयर कहलाता है। वो किस मटेरियल का बना होता है? वो आपका बना होता है चिल्ड कास्ट आयरन का। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब चिल्ड कास्ट आयरन क्या होता है इसको जान लीजिए। चिल्ड कास्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल है जिसमें क्रोमियम का परसेंटेज ज़्यादा होता है। क्रोमियम का परसेंटेज 1 से 4% के बीच में चिल्ड कास्ट आयरन में होता है, और क्रोमियम का परसेंटेज ज़्यादा होने से चिल्ड कास्ट आयरन की हार्डनेस और इसकी एब्रेसिव वैल्यू मतलब घिसाव में और कठोरता में ये अधिक हो जाता है, इसकी सामर्थ्य अधिक हो जाती है घिसाव और कठोरता में। और जो शेयर पार्ट होता है हल्का, उसका मुख्य काम क्या है? जब वो काम करता है, जब आप किसी हल को चलाते हैं तो शेयर जो है इन्हीं दो प्रभाव के बीच में जाता है। किसमें किसमें कि या तो उस पर घिसाव पड़ता है और या उसके ऊपर किसी प्रकार का बल पड़ता है, तो उसके अंदर हार्डनेस होना चाहिए और घिसाव होना चाहिए। बाकी के जो 3 मटेरियल हैं इसमें जैसे गन मेटल है, गन मेटल जो मटेरियल है ये भी अच्छी प्रॉपर्टीज़ रखता है, बट ये कॉस्ट में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसे यूज़ नहीं करेंगे। कास्ट आयरन जो मेटल है उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर भी हार्डनेस है लेकिन ब्रिटलनेस अधिक है, तो झटके वाले लोड पर ये टूट जाता है। और जो माइल्ड स्टील होता है उसके अंदर रस्ट फैक्टर अधिक है। ठीक है, इसकी वजह से उसे यूज़ नहीं करेंगे। तो हम लोग चिल्ड कास्ट आयरन का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। चिल्ड कास्ट आयरन ग्रे कास्ट आयरन की भी कैटेगरी में आता है। तो आप यहाँ पर चिल्ड कास्ट आयरन का हमने आपको पूरा जो रीज़न बताया है और प्लाउ शेयर जो पार्ट है उसका जो हमने आपको विवरण बताया है, अब जाके इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। ये हमारा स्टडी का फॉर्मेट इसमें रहेगा। तो आइए नेक्स्ट पे आते हैं। द साइज ऑफ मोल्ड बोर्ड प्लाउ इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ इट्स। हिंदी मीडियम के छात्र को मैंने ये भी कहा था कि हम हिंदी भी हर चीज़ की बताते चलेंगे। तो देखिए इस प्रश्न में आपसे पूछ क्या रहा है। सबसे पहले द साइज ऑफ एन एमबी प्लाउ इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स, मतलब एमबी का मतलब मोल्ड बोर्ड। मोल्ड बोर्ड प्लाऊ या मोल्ड बोर्ड हल का जो साइज़ है उसे
किस तरह से इंगित या एक्सप्रेस या बताया जा सकता है, किसी भी हल का साइज कैसे बताया जा सकता है, ठीक है, या मोड बोल्ड प्लाऊ का। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो क्या है, विड्थ ऑफ कट। क्योंकि जब आप हल को सतह पर इस्तेमाल करते हैं तो वो सतह की कितनी चौड़ाई में अपने शेयर से कितनी चौड़ाई में घुस रहा है, वही उसकी क्या कहलाती है, एमबी प्लाऊ की साइज कहलाती है। जितनी चौड़ाई में वो एमबी प्लाऊ सतह में घुसेगा उतनी ही चौड़ाई की मिट्टी नीचे की तरफ वो अंदर घुसकर उतनी ही मिट्टी को उठाकर और पलटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोल्ड बोर्ड प्लाऊ है जब वो सतह पर कार्य करेगा तो उसकी चौड़ाई जो है उससे ये डिसाइड होगा कि वो कितने आकार का है, कितने साइज का है, ठीक है। गहराई से उसका नहीं होगा क्योंकि गहराई ज़मीन के अंदर है। अगर चौड़ाई कम हो जाएगी, गहराई ज़्यादा है, तो मोल्ड बोर्ड प्लाऊ को काम ज़्यादा कराना पड़ेगा हमें, ठीक है। उस केस में गहराई इसका मानक नहीं बनता क्योंकि मोल्ड बोर्ड प्लाऊ कितनी चौड़ाई से मिट्टी उठा के पलट रहा है और मिट्टी की अपर लेयर पर ही बात करता है, तो गहराई का कोई रोल नहीं, तो बी ऑप्शन नहीं सही है। लेंथ ऑफ द शेयर भी इसका सही ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि शेयर का जो कार्य है वो हार्डनेस मतलब अपनी कठोरता और अपनी घिसाव की जो शक्ति है उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसका कोई भी इसके साइज से रिलेशन नहीं है। तो मेनली यहाँ पर जो बात थी हमने आपको कंप्लीट यहाँ पर करी कि इस जगह पर जो आपका विड्थ ऑफ कट है या भूमि पर हल की वो चौड़ाई जो इंसर्ट हो रही है वो इसकी क्या है, साइज कहलाती है मोल्ड बोर्ड प्लाऊ की। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। पर हेक्टेयर एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर, ULV स्प्रेयर, ठीक है। अल्ट्रा लो वॉल्यूम का मतलब अति सूक्ष्म मात्रा, ठीक है, अति सूक्ष्म मात्रा। पर हेक्टेयर मतलब एक हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर क्या है कि अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर में प्रति हेक्टेयर या प्रति 10,000 वर्ग मीटर में क्या उसका एप्लीकेशन रेट है। एप्लीकेशन रेट का मतलब यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे स्प्रेयर का इस्तेमाल होता है कीटनाशक के छिड़काव में। अगर कीटनाशक की छिड़काव की मशीन ऐसी है जो 5 लीटर में 1 हेक्टेयर की छिड़काव का कार्य पूरा कर लेती है तो इसको बोलते हैं अति सूक्ष्म छिड़काव की मशीन या अति सूक्ष्म आयतन छिड़काव मशीन या इंग्लिश में अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर, ठीक है। यहाँ पर हाई वॉल्यूम और मीडियम वॉल्यूम, अल्ट्रा लो वॉल्यूम नाम की 3 कैटेगरी के स्प्रेयर होते हैं और यहाँ पर जिस स्प्रेयर की बात करी गई है वो अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर है। नेक्स्ट पे आते हैं, स्पाइक टूथ हैरो आर यूज्ड मेनली फॉर। स्पाइक टूथ हैरो का मेनली इस्तेमाल किसके लिए करते हैं। आपको मैंने बताया है कि हैरो एक सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट में आता है। स्पाइक टूथ हैरो में जो हैरो होता है उसके अंदर स्पाइक्स निकली होती हैं। स्पाइक का मतलब खड़े खड़े दांते। जैसे कुछ लोग अपने बाल में स्पाइक्स बनवा लेते हैं तो कुछ लड़के फैशन में स्पाइक जो बनवाते हैं उनके बाल ऐसे खड़े खड़े रहते हैं जगह जगह से। उसी तरह से स्पाइक टूथ हैरो का मतलब कि ऐसा हैरो जिसमें खड़े खड़े दांते हों। जब खड़े खड़े दांते वाले चीज़ को आप सरफेस पे चलाएंगे तो वो ऊपरी सतह पर ही थोड़ी दूर ऊपर प्रभाव डालेगा, ठीक है। तो ये मेनली जो है सरफेस को फिनिश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सरफेस की फिनिशिंग के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। खेती की जो सतह वाली भूमि है उसकी जो मिट्टी ऊपर की है उसकी एक उसकी फिनिशिंग करने के लिए या उसकी समतलीकरण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोटे मोटे अगर क्लॉट्स हैं या मोटे मोटे अगर मिट्टी के ढेले हैं तो वो इसके इस्तेमाल से क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो ये सरफेस की फिनिशिंग के लिए इसे यूज़ करते हैं। तो स्पाइक टूथ हैरो में स्पाइक्स होते हैं। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन के साथ आपका ये ख़त्म होता है ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट पे आते हैं, हीट एक्सचेंजर यूज टू। मैंने आपसे बोला था कि हम यहाँ पर जो हमारे 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनमें हम 2 प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का समूह हमारा ऐसा होगा जिसमें हम डिफरेंट एरिया के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक प्रॉब्लम शीट बनाएंगे और वो आपसे डिस्कस करेंगे। और एक हमारा ऐसी भी शीट होगी
जिसमें हम एक ही एरिया के सारे क्वेश्चन रखेंगे। जैसे हमने फार्म मशीनरी के ही सारे क्वेश्चंस का एक समूह बनाया और उसको डिस्कस किया। ठीक, यहाँ पर ये उद्देश्य इसलिए है कि इन क्वेश्चंस को करने का एम ये है कि आप सभी को ऐसा पेपर देना है जहाँ पर आपसे 2 घंटे के अंदर सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और सब्जेक्ट नॉलेज भी आपको आनी चाहिए और साथ में एक साथ कई सब्जेक्ट के बारे में आपके अंदर विचार शक्ति इतनी होनी चाहिए कि हर एक कई सब्जेक्ट जब एक साथ पूछे जाएं तो सब में आप अच्छे से परफॉर्म कर लें। तो हम यहाँ पर आपको दोनों प्रकार की आदत इन 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में विकसित कराएंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट लेवल पे जो हमारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, आज के दिन मैंने आपको मल्टीपल शीट्स दी हैं, मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस एरिया। मतलब पहला अभी आपने देखा ये फार्म मशीनरी से था, यहाँ पर आपके सामने मैंने हीट एक्सचेंजर का क्वेश्चन रख दिया। इसका मतलब मैं अब आपको फूड प्रोसेसिंग में लेके चला गया। अगला सेक्शन जिस चीज़ का होगा मैं आपको वहाँ लेके चला जाऊँगा और इसके बाद जो मैं शीट डालूँगा वो आपके एक पर्टिकुलर एक ही एरिया के क्वेश्चन होंगे। मतलब फार्म मशीनरी से ही लाइन से सारे क्वेश्चन होंगे या फार्म पावर से सारे क्वेश्चन होंगे, तो वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर अगली शीट हम क्या रखेंगे, मल्टीपल एरिया रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आपको मिक्सअप करके लेके चलेंगे ताकि आप कभी भी मोनोटोनस स्टडी या एक प्रकार की पढ़ाई में ना आगे बढ़ जाएं या किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा ना आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में कई सब्जेक्ट एक साथ लेके चल रहे हैं। आदत दोनों प्रकार की हम आपकी विकसित करते हैं। आइए यहाँ पर आते हैं, हीट एक्सचेंजर आर यूज टू। हीट एक्सचेंजर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पर हीट एक्सचेंजर, पहली बात तो आप जान लीजिए कि हीट का मतलब होता है उष्मा, एक्सचेंजर का मतलब आदान प्रदान। तो जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो ये समझ के चलें कि हीट एक्सचेंजर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो उष्मा का आदान प्रदान करता है, लेकिन दो लिक्विड को, दो वस्तुओं को या दो लिक्विड को बिना आपस में मिलाए, तो दो बिना आपस में मिलाए अगर आपको हीट का आदान प्रदान करना है तो आप कैसे करेंगे? मतलब आप एक ऐसी मशीन की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर, जैसे मान लीजिए हीट एक्सचेंजर मेनली डेयरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। अगर दूध को ठंडा करना है तो इसका मतलब दूध के अंदर से आपको उष्मा बाहर निकालनी है। उष्मा बाहर निकालने के लिए दूध को आप एक बर्तन में भर दीजिए और उसके अंदर तांबे की पतली पतली पाइपें नचा दीजिए और तांबे की पतली पाइपों में एक कोने से ठंडा पानी डालिए और दूसरे कोने से जब वो पानी बाहर निकलेगा, तांबा क्या है, उष्मा का अच्छा सुचालक है। तो क्या करेगा तांबा कि दूध के साथ तो मिक्स नहीं होगा क्योंकि वो तो पाइप के अंदर अंदर चल रहा है, और वो क्या करेगा कि दूध के अंदर की जो गर्मी है उसको हीट अपने, क्योंकि हीट ज़्यादा उष्मा से कम उष्मा की तरफ जाती है हमेशा। और अगर आपने ठंडा पानी डाला है तो ठंडा पानी एक कोने से डालेंगे, जब दूसरे कोने से गर्म दूध के अंदर से होकर निकलेगा पाइप के द्वारा तो वो पानी गर्म हो चुका होगा, मतलब वो दूध की गर्मी लेके बाहर निकल जाएगा और दूध क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसी के उल्टा अगर आपको दूध गर्म करना है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि हीट एक्सचेंजर के दूध गर्म तो आप इसके भी थ्रू कर सकते हैं भगोने के अंदर, जैसे घर में गर्म करते हैं, लेकिन जब हम डेयरी इंडस्ट्री में गर्म करते हैं तो हमको वहाँ पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 71 डिग्री सेंटीग्रेड पे 61 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हमारे पास पास्चुराइजेशन नाम की प्रोसीजर है। और जो पास्चुराइजेशन किया जाता है उसमें हमारा एम क्या होता है कि हम दूध के अंदर के जीवाणु बैक्टीरियल एक्टिविटी को कम कर दें और टेम्परेचर 71 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही लेके जाते हैं। यहाँ पर हम दूध को बॉयल करके घर में जैसे कीपिंग करते हैं वैसे की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसको डेयरी इंडस्ट्री में यूज़ करके पैकिंग करके उसको हमको मार्केट में लॉन्च करना है। तो हम क्या करते हैं, दूध को गर्म करने के लिए अब हम उसी तांबे की पाइप में, पहले ठंडा करना था दूध को तो हमने वैसे कर दिया, जब गर्म करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, उसी तांबे की पाइप में अब गर्म पानी डाल देंगे या कोई गर्म लिक्विड डाल देंगे जो दूध को हीट दे देगा और दूध को गर्म कर देगा। और कहाँ तक गर्म करेगा, 71 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने वहाँ पर 100 की बात नहीं करी, मतलब दूध को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक वो गर्म कर देगा। ठीक, तो इस तरीके से जो दूध है आपका वो हीट एक्सचेंजर के द्वारा दोनों काम किए जा सकते हैं, उष्मा दी भी जा सकती है, ली भी जा सकती है। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि हीट एक्सचेंजर जो है आर यूज टू, हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल किया जाता है हीट और कूल द प्रोडक्ट को गर्म भी करने में और ठंडा भी करने में, दोनों प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। शब्दावली पर अगर जाएंगे, कोई अगर कॉमन सेंस से इसका जवाब देंगे या ये जो इंसान इसको नहीं जानता वो इसका जवाब देगा तो क्या करेगा, हीट एक्सचेंजर का मतलब गर्म करने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक,
अब आते हैं नेक्स्ट पे। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 टन आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 आवर। जैसे अब देखिए इसमें क्या है कि ये एक डिफिनीशन है। कैसी डिफिनीशन, देखिए क्या आपसे प्रश्न में क्या चीज़ लिखा है। 1 टन रेफ्रिजरेशन, ठीक है, 1 टन रेफ्रिजरेशन 1 टन बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो बर्फ होती है 1 टन बर्फ को कितने घंटे में पिघल जाने को कहते हैं। अब 1 टन रेफ्रिजरेशन का मतलब जैसे आपके घर में एसी लगा है। अगर आपके घर में एसी है तो अगर एसी में कोई आपसे पूछे कि भाई एसी कितने पावर का है तो आप कहते हो 1.5 टन का है। कितने पावर का है? 1.5 टन का है। या आप कहते हो ये 1 टन का एसी है। उस टन का मतलब क्या होता है? उस टन का यही मतलब होता है जो इस प्रश्न में है। यही प्रश्न मैंने इसलिए डाला यहाँ पर, इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि जैसे आपके घर में 1 टन का एसी लगा है या किसी के घर में 1 टन का एसी लगा है, सभी कोई एसी वाले घर में नहीं रहते, तो 1 टन का एसी अगर लगा, 1 टन एसी का मतलब 1 टन में कै किलो होता है भाई? 1 टन में 10 कुंतल और 1 टन में 10,000 किलो। तो 10,000 किलो बर्फ जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई पानी बर्फ बन जाता है, तो 10,000 किलो बर्फ 24 घंटे में पूरी तरह से पिघल जाने के लिए जितनी ऊष्मा लेगा उतनी ऊष्मा वह एसी क्या करता है 24 घंटे में अपने द्वारा कमरे से बाहर निकाल देता है। ठीक है, क्योंकि एसी का काम क्या है, एक निश्चित वॉल्यूम को, मतलब एक कमरे का फिक्स आयतन होगा, एक फिक्स आयतन को ठंडा करना, यही एयर कंडीशन का काम है। अब उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी सबको वो ठंडा करेगा। और ठंडा कैसे करेगा? अंदर की ऊष्मा निकाल के बाहर फेंकेगा। वो ऊष्मा कितनी निकाल के बाहर फेंकेगा ये उसके टन के मान पे डिपेंड करता है। अगर एसी 1 टन का है इसका मतलब वो 1 टन ऊष्मा बाहर निकाल के फेंक सकता है। अब 1 टन ऊष्मा क्या होगी? तो 1 टन ऊष्मा देखिए यहाँ पर ये डेफिनेशन आपको दी गई है। मतलब 1 टन बर्फ, 10,000 किलो बर्फ जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 10,000 किलो बर्फ पूरी तरह से पिघलने के लिए जितनी ऊष्मा लेगी, क्योंकि आपको पता है कि बर्फ को पिघलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है, तो वह बर्फ जितनी ऊष्मा अवशोषित करेगी या जितनी ऊष्मा को लेकर अपने आप को पिघला देगी 24 घंटे में, उतनी ऊष्मा यह एसी 24 घंटे में कमरे से बाहर निकाल देगा। यही 1 टन रेफ्रिजरेशन की डिफिनीशन है। बहुत ही मस्त डिफिनीशन है ये, हमेशा याद रखिएगा इसे। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और ये आपको जनरली एक जागरूक उपभोक्ता भी बना रहा है ये क्वेश्चन, कि आपको पता है कि एसी का टन का मतलब क्या होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। लोकेशन ऑफ परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, जो किसी भी परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर का जो लोकेशन है, परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? गली इरोजन आप पहले तो याद कर लीजिए कि वाटर द्वारा जो इरोजन होता है उसका एक प्रकार है। पानी द्वारा इरोजन में सबसे पहले रेन ड्रॉप आती है, सबसे पहले क्या होता है स्प्लैश इरोजन, फिर होता है शीट इरोजन, मतलब स्प्लैश का मतलब पानी की बूंद द्वारा, फिर होता है शीट मतलब पानी की बूंदें जब कहीं पर देर तक पानी बरसता है तो ऊपरी सतह भूमि की पानी से भर जाती है, तो ऊपरी सतह का मिट्टी हटना कहलाता है शीट इरोजन या चादर इरोजन। मतलब ऊपरी सतह मतलब चादर नुमा जो सतह है वो आपकी मिट्टी का ह्रास हो रहा है तो शीट इरोजन। फिर पतली पतली नालियाँ बनती हैं तो रिल इरोजन। जब नालियाँ और बड़ी हो जाती हैं तो गली इरोजन, और जब गली बहुत बड़ी हो जाती है तो रवाइन इरोजन कहलाती है। तो यहाँ पर लोकेशन ऑफ परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर मतलब गली को कंट्रोल करने वाली जो परमानेंट मतलब स्थायी संरचनाएं हैं उन्हें किस आधार पर सिलेक्ट किया जाता है, किस आधार पर निर्माण उसका किया जाता है। तो क्योंकि हम गली कंट्रोल स्ट्रक्चर को, गली को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, स्थायी निर्माण करते हैं। तो परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर मतलब पक्की संरचना। ठीक है, कैसी संरचना? पक्की संरचना जो ईंटा सीमेंट से बनी हुई है। ठीक है, तो गली कंट्रोल स्ट्रक्चर या गली नियंत्रण के जो संरचनाएं होती हैं उनको बनाने के लिए जो
किस प्रकार की मानक के आधार पे उसे बनाया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, लोकेशन ऑफ परमानेंट गली स्टोर, किस लोकेशन ऑफ परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे इसको डिसाइड किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है गली का बेड स्लोप, मतलब कि गली का बेड स्लोप मतलब जिस जगह पर मिट्टी कटते कटते चौड़ी गली बन चुकी है उसकी जो आधार है गली की। बेड स्लोप का मतलब जो गली का आधार, जैसे आपके घर के बाहर जो नाली बह रही है तो नाली के नीचे की सतह जो है वो उसका बेड कहलाती है। उसी तरह कहीं पर पानी बहते बहते एक गली बन गई है तो, या मिट्टी कटते कटते एक बहुत बड़ा सा गड्ढा लंबा सा बन गया है और वहीं से बार बार मिट्टी कटती जा रही है, पानी वहीं से बहता जा रहा है, उस जगह की मिट्टी को लेकर बहता जाए, तो वहाँ का जो निचली सतह है, जैसे नाली की निचली सतह वहाँ का बेड, उसी तरह गली की निचली सतह वहाँ का बेड। उसका स्लोप कैसे नापेंगे, स्लोप मतलब जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं और जो अगला नीचे दिखने वाला पॉइंट है, आप दोनों के बीच में जो ऊंचाई का अंतर है और जो आपके और उसके बीच में जो क्षैतिज दूरी है, दोनों का रेशियो ले लीजिए, वही स्लोप कहलाएगा। तो जो बेड स्लोप है वो आपका डिसाइड करेगा कि परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर हमें यहाँ बनाना चाहिए अथवा नहीं बनाना चाहिए। अगले प्रश्न में आते हैं। परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर आर डिजाइंड इन रेस्पेक्ट ऑफ, जो स्थायी गली संरचनाएं हैं, स्थायी गली नियंत्रण की जो संरचनाएं हैं, इसे किस चीज़ को कंसीडर करके या किस चीज़ को के रेस्पेक्ट में इसे डिज़ाइन करते हैं, या इसको हम डिज़ाइन करने को क्या बोलते हैं, अभिकल्पित करते हैं। ठीक है, अभिकल्पन करते हैं या डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ का निर्माण करेंगे तो उसकी बेसिक डिज़ाइन की भी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो डिज़ाइन किसके आधार पे करते हैं, तो इसके लिए हम लोग हाइड्रोलॉजिक, हाइड्रोलिक और स्ट्रक्चरल तीनों प्रकार की डिज़ाइन इसमें करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, हाइड्रोलॉजिक, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलॉजिक का मतलब क्या हो गया कि पानी के आने और जाने के आधार पे, हाइड्रोलिक का मतलब पानी के बहने के आधार पे, और स्ट्रक्चर का मतलब कि जब हमने उसको बना दिया तो वो कितना दिन तक स्थायित्व उसका बना रहेगा, किसी भी परमानेंट या स्थायी गली नियंत्रण संरचना का। तो यहाँ पर हम लोग सभी के अनुसार इसका पूरा कार्य करते हैं। हाइड्रोलिक जंप टेक प्लेस व्हेन फ्लो एंटर्स फ्रॉम, जब हाइड्रोलिक जंप कहाँ पर होता है, हाइड्रोलिक जंप जो होता है वो आपका किस जगह पर होता है, व्हेन फ्लो इंटर्स फ्रॉम, जहाँ पर फ्लो कहाँ से इंटर करता है, मतलब इसमें आपसे पूछा गया है कि किस जगह पर हाइड्रोलिक जंप होता है। ठीक, हाइड्रोलिक जंप की किस जगह पर होता है, जहाँ पर फ्लो सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो हाइड्रोलिक जंप है, हाइड्रोलिक जंप को हिंदी में बोलते हैं द्रवीय उछाल, और सिंपल लफ्जों में आपको बताऊं, हाइड्रोलिक जंप कुछ नहीं है, जब कहीं ऊंचाई से पानी गिरता है तो ज़मीन पर गिरने के बाद फिर से हल्का सा ऊंचा उठता है और फिर सीधा बहने लगता है। ये जो उठान है ना पानी की, इसी को हाइड्रोलिक जंप कहते हैं। इससे हमें ये पता चलता है जितना ज़्यादा पानी नीचे से ऊंचा उठ के फिर आगे की तरफ बह रहा है, इसका मतलब ये हुआ, हमें ये पता चल रहा है कि पानी उतनी ही ऊंचाई से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो द्रवीय उछाल हमको ये बताता है कि पानी कितनी ऊंचाई से नीचे गिर रहा है। बस झरने में पानी कैसे गिरता है, नीचे गिरेगा और फिर थोड़ा सा ऊपर उठ के और फिर एकदम ऐसे नदी में बहता हुआ चला जाएगा। यही हमारा हर जगह पर द्रवीय उछाल में खेल होता है। ये हम लोगों ने फ्रॉड नंबर में पढ़ रखा है। फ्रॉड नंबर का मान अगर 1 से कम होता है तो फ्लो आपका सब क्रिटिकल कहलाता है। फ्रॉड नंबर अगर 1 के बराबर होता है तो फ्लो या बहाव आपका क्रिटिकल कहलाता है, और फ्रॉड नंबर अगर 1 से अधिक है तो ये सुपर क्रिटिकल कहलाता है। तो द्रवीय उछाल के समय जब पानी किसी ऊंचाई से आके कहीं गिरता है और फिर दोबारा से कुछ ऊंचाई तक उठता है, तो इनके बीच में जब नीचाई तक गिरा, ऊंचाई से आकर नीचे गिरा, तो यहाँ पर क्या है, सुपर क्रिटिकल फ्लो है। और फिर पानी जब ऊपर की तरफ उठता है तो एक बार क्रिटिकल होता है, फिर वो सब क्रिटिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमेशा क्या होता है, सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में पानी कन्वर्ट होता है। पानी का वेग या पानी का बहाव सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में कन्वर्ट होता है, और इसी को हम लोग हाइड्रोलिक जंप या द्रवीय उछाल कहते हैं। अब आते हैं, गली डेवलपमेंट इज अकॉम्प्लिश्ड आफ्टर। देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि जो गली डेवलपमेंट है वो आपका
जो गली डेवलपमेंट है इज़ एकम्प्लिश्ड अंडर, हाँ गली डेवलपमेंट जो है ये कौन से स्टेज पर होता है, तो आपको बताएं एकम्प्लिश्ड का मतलब कि होने लगता है, मतलब गली डेवलपमेंट किस स्टेज पर होने लगता है, तो ये होता है चौथी स्टेज पर। तो 4 स्टेज, मतलब पहला, मतलब ये हो गया ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। गली डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, 4th स्टेज पर। मतलब देखिए पहला कौन सा होता है, पानी बरसा तो स्प्लैश इरोजन, फिर पानी बरसते बरसते किसी जगह पर भर के बहने लगा तो ऊपर की जो भूमि है वो पानी के साथ बह होकर मिट्टियाँ जाने लगी तो उसको क्या बोलेंगे, शीट इरोजन। फिर उस सतह पर पतली पतली नालियाँ बन जाएंगी तो रिल इरोजन। फिर रिल जब आगे बढ़ेगी तो गली इरोजन। तो गली किस पे आ गया, चौथे नंबर पे, तो 4 स्टेज। ठीक, तो यहाँ पर हो गया आपका अगला ये क्वेश्चन। अगले पे आते हैं, सीपेज प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स इन द, जो सीपेज होता है उसका मतलब ये होता है सीपेज कहीं पर भी जो होगा वो आपका जो सीपेज कहीं पर भी होगा वो उसका जो प्रेशर होगा वो किस तरफ काम कर रहा होगा। तो सीपेज जो होता है उसको क्या बोलते हैं, लैटरल मूवमेंट ऑफ वाटर, लैटरल मूवमेंट ऑफ वाटर। तो इसमें जो सीपेज का दबाव होता है, सीपेज का दबाव का मतलब सीपेज होता क्या, पहले ये जान लीजिए। कहीं पर भी जो सीलन आप देखते हैं या कहीं पर नहर के इर्द गिर्द की जो ज़मीन भी गीली हो गई उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीपेज। ठीक, और जो सीपेज का दबाव होता है वो किस दिशा में होता है, तो सीपेज में क्या हुआ कि भाई नहर के आसपास की जो ज़मीन है वो जो गीलापन उसमें फील हो रहा है वो तो सीपेज की वजह से हुआ, लेकिन वो गीलापन बहाव की जो दिशा है उसी दिशा में ही आपका क्या करता है, दबाव डालता है। तो दबाव उसी दिशा में डालता है क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल दबाव है उस पर पानी रिस कर तो आया लेकिन बहाव की जो दिशा है उसी दिशा में ही उस सीपेज की डायरेक्शन भी आपको मिलती है। लैटरल मूवमेंट तो है लेकिन फिर भी लैटरल मूवमेंट में जो नहर आपकी जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में ही सीपेज भी आपको मिलता जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जो सीपेज का दबाव है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो पर सीधा सीधा एक्ट करता है या कार्य करता है। तो इसमें क्या है, सीपेज दबाव ऑलवेज एक्ट इन, मतलब सीपेज का दबाव किस दिशा में हमेशा कार्य करता है, तो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो पर हमेशा कार्य करता है। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, सैम्पल क्लास के तौर पे ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ। इसमें आप लोगों के फीडबैक मैं ज़रूर चाहूँगा। डिटेल्ड स्टडी के साथ हम इन ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करेंगे और इसके आगे के ऑब्जेक्टिव जो हमारा पेड प्लेटफॉर्म है वो सारे स्टूडेंट वहाँ पर पाएंगे जो हमारे पेड प्लेटफॉर्म पर 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हमसे जुड़े हुए हैं। और इन ऑब्जेक्टिव्स में मेरी स्पेशल एनालिसिस साथ में मैं दूंगा, इसलिए इसमें हम अपने फ्री प्लेटफॉर्म पर इतने ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू आपसे फीडबैक लेना चाहेंगे। और इसमें लास्ट क्वेश्चन में डी ऑप्शन था, फीडबैक आपसे लेना चाहेंगे। और फीडबैक जिन बच्चों को इस क्वेश्चंस की एनालिसिस और इसके एक्सप्लेनेशंस समझ में आ रही हों वो कृपया करके इन क्वेश्चंस को जो ऑनलाइन फ्री में देख रहे हैं बच्चे वो उसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे। 10-12 ही क्वेश्चन मैंने इसमें आपको बताए हैं टोटल, और 10-12 क्वेश्चन मैंने केवल इसलिए बताए हैं इसके अंदर ताकि आप सारे स्टूडेंट्स जो पेड प्लेटफॉर्म पर हैं उनके साथ अन्याय ना हो कि मैं यहीं पर सारी चीज़ें आपको ना दूं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इस पर मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर मैंने कम चीज़ें डाली बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी करने वाले लड़के भी काफ़ी हैं जो खुद से पढ़ के कुछ अच्छा कर सकते हैं। मैं किताबों की एक लिस्ट भी मैं कुछ दिनों में आपके लिए डालूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो किताबों की लिस्ट काफ़ी लंबी है, तो लेकिन जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। मैं उन्हीं के लिए वो लिस्ट डालूँगा, चाहें तो आप उन बुक्स को भी पढ़ लें। उनकी 20-22 की संख्या में है करीब, तो 20-22 जो संख्या में है उन किताबों को भी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कहीं भी तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं जो हमारी एनालिसिस है उसके अनुसार हैं, और इस एनालिसिस को अगर आप पसंद करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और पेड प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आई विल ऑलवेज वेलकम यू ऑल इन द स्टोरी एंड द ग्लोरी ऑफ द ब्रांच एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। बाय बाय एंड शबा खैर।